पहले सुरजीत दास गुप्ता। स्वामी जी नमस्कार, JS राजपूत जी नमस्कार, वेद प्रताप वैदिक जी नमस्कार। स्वामी जी, मेरा प्रश्न यह है कि 2012 के अंत में दिल्ली में एक नई पार्टी बनी थी जिसका जन्म जन लोकपाल आंदोलन से हुआ और कई राष्ट्रवादी युवा उसके साथ जुड़ गए, लेकिन अंततोगत्वा वो पार्टी वामपंथियों और अराजकतावादियों के सुपुर्द हो गई। इससे जो हताशा, जो निराशा युवाओं में हुई, और शायद यही उनकी मंशा रही कि ये लोग जब यहां से जाएं तो वापस कभी राजनीति का रुख न करें। तो ये जो हताशा का माहौल युवा वर्ग में छाया है, एक बार जो वहां से वापस आ गए, कहते हैं हमें और फिर राष्ट्र निर्माण के बारे में नहीं सोचना है, राजनीति के बारे में नहीं सोचना है, वहां धोखा मिलता है। जी जी, तो उसको फिर से कैसे सजीव किया जाए, उस सपने को, राष्ट्रवाद को फिर से कैसे साकार किया जाए। मैं उस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से था। मेरा नाम सुरजीत दास गुप्ता है। मेरा प्रश्न है। धन्यवाद। बोलो वैदिक। नहीं सुरजीत जी, मैं स्वयं बहुत उत्साहित था और पूर्ण समर्थन मैंने बोलकर, लिखकर, जाकर, सम्मिलित होकर, प्रदर्शन आयोजित करके, क्योंकि उन दिनों में सबल भारत आंदोलन चला रहा था जातिवाद के विरुद्ध। सबल आप आए थे, सबल भारत के सारे लोग, देश के बड़े बड़े लोग, पुराने कई मंत्रिमंडल के सदस्य और दूसरे बड़े बड़े लोग देश के सारे हमारे साथ थे। प्रदर्शनों में हमने हिस्सा लिया। आप ठीक कह रहे हैं कि पूरे देश में एक अपूर्व उत्साह, यानी जयप्रकाश जी के आंदोलन में भी हमने हिस्सा लिया था सन 77 में, उससे भी अधिक उत्साह इस आंदोलन में था। लेकिन जितना अधिक उत्साह था उतनी अधिक अब निराशा हो गई। उसका दोष हम किसको दें? उसका दोष सबसे पहले भारत की जनता को है, जिसने परखा नहीं। हम लोगों को है कि हमने परखा नहीं। अचानक हमने मिट्टी के माधुओं को सोने की मूर्ति बना के बिठा दिया और उनकी पूजा करने लगे। दूसरा दोष उनका है कि अगर उनको इतना बड़ा पद, इतना सम्मान, इतना प्रेम भारत की जनता ने दिया था तो उनको उस लायक बन जाना चाहिए था। अगर उस लायक नहीं थे तो बन जाना चाहिए था। इतिहास में ऐसे अनेक अवसर देखे जाते हैं। छोटे छोटे लोग उठते हैं, कोई उनकी पृष्ठभूमि नहीं होती, कुछ नहीं होता है, मौका मिलता है और वो शिखर पे पहुंच जाते और शिखर पे टिके रहते। ये दुर्भाग्य हुआ। आप ठीक कहते हैं, पूरे देश में एक निराशा का वातावरण उन लोगों की वजह से फैल गया है। लेकिन अभी भी हमारे देश में, मैं स्वामी जी यहाँ बैठे हैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, उनके समक्ष नहीं कहता तो मुझे और प्रसन्नता होती कि अभी भी देश में आशा की किरण स्वामी रामदेव जी महाराज है। कल रायपुर के एक सभा में कई लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि वे तो सन्यासी हैं, वो नेताओं के गतानुगतिक कैसे हो रहे हैं, नेताओं के पीछे जय जयकार कैसे कर रहे हैं। मैंने कहा आपकी समझ गलत है। वो नेताओं को खड़ा कर रहे हैं, बना रहे हैं कि देश को हमें बदलना है। उनमें इतनी शक्ति है कि अगर उन नेताओं ने देश को नहीं बदला तो उन नेताओं को बदलने की हुंकार लगाने वाला शेर पूरे भारत में एक होगा और उसका नाम रामदेव। स्वामी जी में कोई लिप्तता नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। आज मैं एक अंतरंग बात आपसे कहता हूं, अगर वो नहीं कहने लायक हो तो रिकॉर्डिंग हो रहा है, उसमें से काट देना। 4 जून की घटना के बाद रामलीला मैदान में जो हुआ, मैं हरिद्वार पहुंचा। हमारी एक बहुत अंतरंग, शायद लगभग पूरी रात चली, बैठक हुई स्वामी जी की हमारी। मैंने स्वामी जी से पूछा उस दिन, वो ऐतिहासिक संवाद था मेरा और इनका। मैंने कहा स्वामी जी आप ये बताइए, ये अरबों रुपए की संपत्ति के आप सूत्रधार हैं, मालिक नहीं है। सन्यासी तो किसी चीज का मालिक होता नहीं है। मैंने कहा ये सब चीजें हैं आपके पास, आपके मन में अगर लेश मात्र भी डर हो किसी सरकार का, किसी प्रधानमंत्री का,
तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके साथ नहीं दूंगा। जो आदमी निर्भय हो, सिर्फ परमात्मा से डरे और किसी मनुष्य से नहीं डरे, वो किसी पद पे बैठा हो, वो मेरे लिए वरेण्य है, वो मेरे लिए पूज्य है। मैं उसका साथ दूंगा, उसके लिए प्राण दे दूंगा। आप सोचिए कि कितनी संकट की अवस्था थी वो। और उस समय स्वामी जी ने मुझसे कहा कि ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मुझे किसी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं है, किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। मैं निर्भय होकर, अगर ये जो वस्त्र मैंने पहन रखे हैं इनका भी परित्याग करना पड़े, सिर्फ लंगोटी पहन के पूरे भारत में रहना पड़े, तो मैं रह जाऊंगा। मैं डरूंगा नहीं, लड़ूंगा भारत की जनता की। तो जब ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में वर्तमान है, विद्यमान है, तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें दो पक्ष हैं वैदिक जी। क्या हुआ कि अरविंद ने शुरू में छल प्रपंच किया कि मैं युवा हूं, एक सहानुभूति अर्जित की। आपने देखा होगा वो पैंट और कुर्ता, शर्ट पहनता है, लेकिन उस शर्ट को पैंट के, अक्सर युवा शर्ट को नीचे डाल के रखते हैं, वो बाहर खोल के रखता है कि मैं बहुत सीधा साधा हूं। मैंने उसने ढोंग किया सादगी का, उसने ढोंग किया देशभक्ति का। और विधानसभा चुनाव से पहले कभी भी मोदी को भी गाली नहीं दी, और अभी तक भी हम कहते हैं उसकी आइडियोलॉजी तो बताए, प्रिंसिपल्स तो बताए, पॉलिसीज तो बताए। देश तो बनता है पॉलिसीज से कि भाई उसकी आर्थिक नीतियां क्या होंगी, कृषि की नीतियां क्या होंगी, व्यापार की नीतियां क्या होंगी, विदेश नीति क्या होगी, सुरक्षा की नीति क्या होगी, उसकी पंथ निरपेक्षता की नीति क्या होगी। क्योंकि पहले भ्रष्टाचार और रोहतक में जाके बोला कि इस देश में भ्रष्टाचार से बड़ा मुद्दा सांप्रदायिकता है। तो मैं इतना आज प्रश्न कर रहा हूं, आज हमारे बारे में अभी तक भी नहीं बोलता है। पहले मोदी के बारे में नहीं बोला था, आज हमारे बारे में नहीं बोलता है, क्योंकि उसको वो चाहिए जिससे कि खाली छपास और दिखास होता रहे। क्या बात। और उस छपास दिखास से कुछ लोगों को आकर्षित किया जा सके, तो उसके पीछे एक हिडन एजेंडा था। और हमको प्रारंभ में ऐसा लगा, मैं आप लोगों को कभी नहीं बोला था, आज पहली बार बोल रहा हूं। आज से करीब शायद 10 या 12 साल पहले जी के जो जी हाउस है, उसके जो सुभाष चंद्रा जी है, वो उनको मेरे पास लेके आए कि लड़का बहुत अच्छा है, कुछ करना चाहता है, आप इसको थोड़ा सा ज्ञान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए। तो ऐसे हमने सोचा सुभाष जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकर के आए तो ठीक है आदमी होगा। फिर दोबारा आए मेरे पास, फिर किरण बेदी जी का फोन आया कि ये लड़का बहुत अच्छा है, कुछ करना चाहता है। और फिर अन्ना जी को लेकर के आ गए। अन्ना जी ने कहा स्वामी जी हमारा इधर उत्तर भारत में कोई बेस नहीं है, हमारे पास 10 आदमी भी नहीं है, आप हमको सपोर्ट करें, थोड़ा आप जो है जनता हमें दे दें तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो शुरुआती दौर में एक गलत तरीके से छल प्रपंच से सहानुभूति अर्जित करके इसने स्वयं को स्थापित किया। और मैं आपको बता रहा हूं, इस विधानसभा चुनाव में लोगों को गलतफहमी हो गई थी। लोकसभा चुनाव में 100 से वो 1 पर आ जाएगी लोकप्रियता, और लोगों में एक बार जरूर निराशा हुई। हमें भी खराब लगा, हमने बोला नहीं उसको उस समय। कई बार क्या होता है, कहते हैं ना शंकर बनने के लिए आपको स्वयं विष पीना पड़ता है। विषपान का मतलब ही है, अभी भी बहुत से विष के घूंट हमें पीने पड़ रहे हैं, वो आज हम नहीं कह रहे। हो सकता है जो है उस विषपान करके भी देश के लिए कुछ अमृत निकल जाए तो अच्छा है। तो बहुत सी जगह ऐसी होती है जहां आपको लगता है कि ये ठीक ठाक नहीं चल रहा है, फिर भी। लेकिन जहां तक उत्साह का प्रश्न है, अभी भी मैं रोज जो है करीब 1 लाख लोगों की सभा कर रहा हूं। परसों मैं अमरावती में था, लगभग 1 लाख लोग होंगे, 1 लाख लोग अमरावती में। मैं करीब 10 साल के बाद वहां पर गया, पहले एक बार 2004 में मेरा वहां शिविर हुआ था, और वहां पर भी एक लड़का था, उसको हमने आशीर्वाद दिया, हमारा नाम लेके एमएलए बन गया। अब हमारे ही विचार के खिलाफ वहां वो एमपी के लिए खड़ा हो गया। हाँ। मैंने कहा अब तू खड़ा हो गया, तब तेरे को हराने के लिए भी गुरु को ही आना पड़ेगा, ले तेरे खिलाफ ही खड़ा। क्या बात। तो और उसमें 1 लाख लोग, आप मैं देख रहा था सिर गिने नहीं जा सकते। तो लोगों में उत्साह पूरा है। और भैया विश्वासघात कहीं से भी मिले उससे आहत नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा जीवन का सूत्र है आशा, सबसे बड़ा सफलता का सूत्र है आशा, और जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है निराशा। इसलिए अपनों के द्वारा, किसी और के द्वारा कहीं पर भी हमको विश्वासघात मिलता है, उससे आहत न होकर के फिर आशा के साथ बढ़ते रहे। राजपूत साहब कुछ कहना चाहते हैं। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। समाज में
हर तबके का सबसे अधिक विश्वास और अपेक्षाएं युवाओं से होती हैं, छोटों की भी और बड़ों की भी। लेकिन इन अपेक्षाओं के बाद जब युवाओं से लोग बात करते हैं या उन्हें कहीं पर देखते हैं तो उनका निरीक्षण भी करते हैं, हर चीज उनकी देखते भी। जेपी आंदोलन के पहले गुजरात से जो युवाओं ने आंदोलन शुरू किया था, किसी को तब उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा। उन्हीं का किया हुआ था, जेपी को तो बाद में उन्होंने जोड़ा। और उसके बाद जो परिवर्तन हुआ, जिनको लोगों ने ऊपर बैठाला वो आपस में मिलकर काम नहीं कर पाए, लोगों की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे, लोगों ने उन्हें उतार दिया। ऐसा हुआ। दूसरा उदाहरण लीजिए, असम में असम गण परिषद बनी, हॉस्टल में रहने वाले लड़कों ने पार्टी बना ली, लोगों ने उन पर विश्वास किया और उनकी सरकार बन गई। मगर वहां पर भी वही हुआ, सत्ता जो है लोगों को आपस में साथ बैठने में कुछ बड़ी कठिनाई पैदा कर देती, वो भी गए। एक और उदाहरण अभी है, देखा परिणाम अभी आने वाला है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को देखकर लोगों को लगा बड़ा अच्छा है, यंग है, युवा है और अच्छे ढंग से बात करता है, प्रेजेंटेबल है और लगता है कि बहुत ईमानदारी से अपनी बात कर रहा है। अब क्या हुआ, सारे देश में जात मतलब पार्टी से हटकर लोगों ने उसको पसंद किया, उसको सद्भावनाएं दी। अब आपको 2 महीने बाद पता लगेगा कि लोग आजकल क्या कर रहे हैं, कैसे उसके बारे में सोच रहे हैं। तो प्रश्न यह है कि कोई भी बहुत बड़ा काम जो है ऐसे 1 महीने 2 महीने 4 महीने में संभव नहीं होता है। उसके लिए हमेशा दीर्घकालीन नीति बनानी पड़ती है। मैं शिक्षा के क्षेत्र में जब काम करता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप भ्रष्टाचार हटाने के लिए कुछ भी करिए, लेकिन सबसे पहले अंततः आपको शिक्षा में ही आना पड़ेगा, सदाचार बढ़ाना पड़ेगा। वहां बिना उसके आए वो लंबे दौर पे नहीं जा सकता। 1922 में महात्मा गांधी ने एक चिट्ठी लिखी, वो उनके उसमें है, और उसमें उन्होंने कहा कि अगर कल आजादी आ जाए, स्वराज आ जाए, स्वराज शब्द का प्रयोग किया, तो भी मेरे लोगों को कोई खुशी नहीं मिलेगी। क्यों? उन्होंने 4 बातें कही। पहली थी टिरेनी ऑफ द रिच, आज की भाषा होती हुई कहते कारपोरेट्स। एक था अन्याय और एक था डिफेक्ट्स ऑफ इलेक्शंस और चौथा था बर्डन ऑफ गवर्नेंस, जो व्यवस्था है ना उसका। ये 4 मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, तो मैंने किसी से पूछा कि गांधी जी ने ये बर्डन ऑफ जो डिफेक्ट्स ऑफ इलेक्शंस कैसे लिख दिया। तो खैर वो जानकार थे, उन्होंने मुझे कहा कि गांधी जी ने ब्रिटिश व्यवस्था का अध्ययन किया था और वे जानते थे कि समाज में कितनी खराबियां चुनाव के कारण होती हैं। उस समय वहां पर लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नीलाम कर देते थे। स्त्रियों को वोट का अधिकार नहीं था ब्रिटेन। हाँ, स्त्रियों को वोट का और सारे लोगों को वोट का अधिकार नहीं था। संपत्तिवान को, जो लॉर्ड्स थे, उनको वोट का अधिकार था। 1920 तक ही रहा ये। 1966 तक तो ब्लैक्स को अमेरिका में वोटिंग राइट नहीं था। इसलिए जब हम ये राष्ट्र मंथन का एक कार्यक्रम चलेगा तो कभी न कभी इसमें इन चीजों पर भी विचार करना पड़ेगा कि डिफेक्ट्स ऑफ इलेक्शंस की बात आएगी। इसका हमारे चारित्रिक उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे युवाओं पर जो खराबियां चुनाव में आ गई उनका क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन आपने जो प्रश्न उठाया था उसका मेरा यही कहना है कि लोग युवाओं को सब कुछ जिम्मेदारी देने को तैयार हो जाते हैं, हम घरों में हो जाते हैं, लेकिन देने के बाद लोग उसकी हर एक चीज को देखते हैं और अनुभव के आधार पर परखते हैं। उस परख में कहीं पर लोग खरे नहीं उतरे, इसीलिए आपको ये सवाल पूछना पड़ा। जब उसमें खरे नहीं उतरते तो फिर दूसरा विकल्प चुनते। तो अभी विकल्पों की संभावना खत्म नहीं हुई। अगला प्रश्न है निकिता परमार। स्वामी जी, मैं निकिता परमार हूँ। मैं पेशे से एक वकील हूँ। हाल ही में एक किताब आई है मार्केट में, नरेंद्र मोदी द गेम चेंजर, और उस किताब